नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है सपने। सूरज सर पर आ गया है, अब तो उठ जाओ बिटिया। नींद तो लक्ष्मी की पहले ही टूट चुकी थी, पर सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहती थी। पर जब माँ ने उठाया तो स्वप्न लोक से वापस धरा पर आ गई। वैसे भी सपने कब सच होते हैं। सपनों में मनुष्य ना जाने क्या क्या देखता है, पर वास्तविकता में वह मुमकिन नहीं होता है। लक्ष्मी शहर के माने जाने वकील सुदर्शन की इकलौती बेटी है। रूप और गुणों से संपन्न, किसी भी नवयुवक की नींद उड़ा देने में सक्षम। आजकल खुद नींद में किसी के स्वप्न देख रही थी। स्वप्न लोक में किसी से वह खुद प्रणय का निवेदन करती है, किसी के साथ जीने और मरने की कस्में खा रही है। पर वास्तव में जब स्वप्न वाला नवयुवक उसके सामने आता है तो उससे बोल भी नहीं पाती है। हया स्त्री का गहना होती है। संकोच रूपी आभूषण लक्ष्मी की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। सुदर्शन शहर के माने हुए वकील हैं। न्यायालय में उनके हुनर की धाक थी। कानून की किताबें तो उन्हें कंठस्थ थी ही, अपने कानूनी ज्ञान से वह फरियादियों की पहली पसंद थे। सुदर्शन अपने पिता शुभचरण के इकलौते पुत्र थे। किसी समय शुभचरण जी के पिताजी पूरे 50 गांवों के जमींदार थे। अब स्वतंत्र भारत में जमींदारी तो रही नहीं, फिर भी उनके पास अकूत संपत्ति थी, जिसके इकलौते वारिस सुदर्शन ही होंगे। उचित समय पर सुदर्शन का विवाह बहुत सुंदर, संस्कारी और उन्हीं की तरह समकक्ष खानदान की बेटी सुलक्षणा से हो गया। सुलक्षणा ने अपने मृदुल स्वभाव से सभी को बस में कर लिया। बड़े घरों की बेटियां स्वभाव में भी बड़ी ही होती हैं। सुदर्शन का जीवन खुशियों से भरा दिखता, पर अंधेरा भी दीपक के नीचे ही होता। सुखों का बहुलता में ही निसंतानता का दुख सुदर्शन व सुलक्षणा के मन को कष्ट पहुंचाता रहा। इस दौरान दोनों ने कितने ही मंदिरों के चक्कर काटे, कितने ही दरगाहों पर मत्था टेका, कितने ही दान धर्म किए, पर ईश्वर की नाराजगी दूर नहीं हुई। दोनों के विवाह को 7 साल बीत चुके थे। तब उनके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हुआ। लक्ष्मी, जिसे संसार सुदर्शन वकील की बेटी तथा शुभचरण जी की नातिन के रूप में जानता है, की कहानी और भी अनोखी है। सुना जाता है कि वह सुलक्षणा को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। वैसे वकील साहब ने पुलिस को खबर भी की। पुलिस ने अपने स्तर से जांच भी की, पर उस बच्ची के माँ बाप का कोई भी पता ना चला। वकील साहब व सुलक्षणा ने उस कन्या को ईश्वर का आशीर्वाद मान करके स्वीकार कर लिया। आखिर ईश्वर के दर पर इसीलिए तो बार बार जाते थे। वैसे सुदर्शन के अधिकांश रिश्तेदारों ने उनके इस निर्णय का विरोध किया था। एक छोटी लड़की किसी का पाप बताई जा रही थी, पर वकील साहब व सुलक्षणा अविचल रहे। उन्हें अपने पिता शुभचरण का भी साथ मिला। विरोध तभी तक विरोध रहता है जब तक उससे कोई डर रहा हो। निर्भय व्यक्ति को किसी का विरोध डिगा नहीं सकता है। कुछ रिश्तेदारों ने रिश्ते जरूर समाप्त किए, पर इससे वकील साहब को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह दूसरी बात है कि मतलब के लिए रिश्ते बनाए रखने वाले लोगों ने दोबारा वकील साहब से मित्रता की। बेटी के पैर जैसे ही सुदर्शन जी के घर में पड़े तो थोड़े समय में ही अनेकों खुशियां घर में दस्तक देने लगी। शुभचरण जी की जायदाद के पुराने विवाद का फैसला उनके पक्ष में हो गया। सुदर्शन जी की वकालत ज्यादा चलने लगी। और तो और इतने सालों से जिस सुलक्षणा की गोद भर नहीं रही थी, वह भी गर्भवती हो गई। इसीलिए बेटी को लक्ष्मी मानने लगे। आज इतने वर्ष बीत गए, लक्ष्मी पर सुदर्शन और सुलक्षणा का प्रेम अपने निजी पुत्र रवि से कम नहीं है। वैसे दोनों कभी नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी को उसके जीवन की सच्चाई पता चले, पर जिस बात को मनुष्य छुपाता है वह खुद ब खुद सामने आती है। पर इससे लक्ष्मी के मन में अपने पालक पिता माता का मान ज्यादा बढ़ गया। लक्ष्मी माता पिता की हर बात मानती है। लक्ष्मी कुछ समय से परेशान है।
इन स्वप्नों ने उसकी नींद हराम कर रखी है। पर उससे भी ज्यादा चिंता की बात है लक्ष्मी का अपने पालक माता पिता से स्नेह। वह अपने पिता और माता की मर्जी के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। उसे लगता ही नहीं कि उसे खुद के निर्णय के विषय में भी निर्णय लेने का अधिकार है। बेटियों का भविष्य तो उनके माता पिता ही बनाते हैं। फिर जिन्होंने उस अनाथ लड़की को खुद की बेटी जैसा स्नेह दिया, उन्हें दुखी कर वह कभी भी सुखी नहीं रह सकती। दूसरी तरफ उसे यह भी नहीं मालूम कि जो उसके सपनों का हिस्सा बन रहा है वास्तव में उसके मन में क्या है। दुविधा की ऐसी घड़ी में लक्ष्मी रोज अपने आराध्य से यही प्रार्थना करती है कि उसे सपनों से मुक्ति मिले। पर वह जितना ईश्वर को मनाती है परिणाम उतना ही उल्टा होता जाता। लगता है कि ईश्वर के हर विधान का कोई अर्थ है और लक्ष्मी को दिख रहे सपने भी बेवजह तो शायद नहीं हैं। आंख मलते हुए जैसे ही लक्ष्मी उठी, सुलक्षणा ने उसे गले लगा करके बेतहासा प्यार करने लगी। लक्ष्मी इतनी बड़ी हो चुकी है फिर भी आज तक सुलक्षणा उसे छोटी बच्ची ही समझती है। सपनों के जंजाल में लक्ष्मी का ध्यान ही नहीं रहा कि आज उसके जीवन का कोई खास दिन है। आज के ही दिन लक्ष्मी मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। हर साल आज के ही दिन लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। हर साल जन्मदिन से पहले लक्ष्मी फरमाइशों से घर भर देती थी, पर इस साल वह बहुत शांत रही। घर में ज्यादा ही खुशी का माहौल था। घर का काम करने वाली रुक्मणी बुआ भी आज जल्दी घर आ चुकी थी। पूरे घर को साफ कर सजाया जा रहा था। रुक्मणी की हैसियत इस घर में काम वाली से बहुत ज्यादा थी। यह सुदर्शन के संस्कार थे कि घर में काम करने वाली एक निर्धन कन्या को वह बहन की तरह आदर देता था। रुक्मणी इस घर में उस समय से काम कर रही है जब लक्ष्मी धरती पर भी नहीं आई थी। रुक्मणी के पति का काफी समय पूर्व देहांत हो चुका है। दुनिया में उसका कोई नहीं है, पर रुक्मणी खुद यह नहीं मानती है कि उसका कोई नहीं है। इस परिवार ने उसे वह प्रेम दिया है कि कह सकती है कि उसका भी कोई है। कोई परिवार ऐसा है जिसे वह खुद का परिवार कह सकती है। हैप्पी बर्थडे बेटा। हर साल लक्ष्मी को सबसे पहले रुक्मणी ही जन्मदिन की बधाई देती थी। उसके बाद सुदर्शन, सुलक्षणा और रवि बधाई देते थे। रुक्मणी लक्ष्मी को बचपन से ही बहुत प्रेम करती थी। जब वह छोटी थी तो रुक्मणी ही ज्यादातर उसे संभालती थी। शायद इसीलिए घर में उसे ऐसा अधिकार मिला था। लक्ष्मी अभी भी सपनों में पूरी तरह बाहर नहीं आई थी, पर जब रुक्मणी बुआ ने उसे जन्मदिन की बधाई दी तो सकुचा गई। भला घर वालों की जगह कौन ले सकता है? एक अनजान युवक जो उसके स्वप्नों का हिस्सा बना है वह भी नहीं। पर आज वह किसी अनजान के कारण खुद को भी भूल गई है। उसे खुद का जन्मदिन भी याद नहीं है। संकोच के कारण वह रुक्मणी के गले लग गई। अब यह भी तो पकड़ो। रुक्मणी ने लक्ष्मी को एक थैला पकड़ा दी। लक्ष्मी जानती थी कि रुक्मणी बुआ उसके लिए हर बार की तरह उपहार लेकर के आई हैं। उस उपहार की कीमत दाम के लिहाज से कम हो, पर रुक्मणी के प्रेम के लिहाज से बहुमूल्य ही होगा। हर साल की तरह लक्ष्मी ने वह उपहार खोला। बहुत सुंदर सूट था। गुलाबी रंग का सूट गोरे रंग की लक्ष्मी पर बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद सुदर्शन, सुलक्षणा व रवि ने लक्ष्मी को जन्मदिन की बधाई दी। लक्ष्मी की गोद बहुमूल्य उपहारों से भर गई, पर सभी उपहारों के ऊपर रखा रुक्मणी का सूट यही सिद्ध कर रहा था कि रुक्मणी के उपहार की इज्जत दूसरे बहुमूल्य उपहारों के सामने कम नहीं है। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी के दादाजी भी गांव से आ गए। दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी तथा शाम के समय कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को भोजन पर आमंत्रित किया था। खाना खुद रुक्मणी ने तैयार किया। रवि ने गुब्बारों से पूरा घर सजा दिया। भगवान सूर्य की विदा से पूर्व ही घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा होने लगा। हर साल की तरह आज फिर से दुनिया देखेगी कि वकील साहब अपनी पालिता पुत्री को खुद ही बेटी की भांति स्नेह करते हैं। लक्ष्मी के जन्मदिन का भव्य आयोजन
आयोजन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अपने बेटों को जन्मदिन तो मनाते हैं पर बेटियों को उनके हिस्से की जरा सी खुशी भी देना जिन्हें गंवारा नहीं है। लक्ष्मी के जन्मदिन का आयोजन कुछ के मन में प्रेरणा दे रहा था तो कुछ के जलन को बढ़ा रहा था। गार्डन में एक कोने में कुछ स्त्रियां बैठी बात कर रही थी। सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थी, खूब श्रृंगार पिटार किए हुए थी। कहने को तो सभी सुदर्शन व सुलक्षणा की नजदीकी रिश्तेदार थे, पर उनकी बातें तो कुछ अलग ही इशारा कर रही थी। मुझे तो इस घर की लीला ही समझ नहीं आती है। सुदर्शन भाई साहब बहुत सीधे हैं। ताऊ जी भी भजन पूजन में मगन रहते हैं। घर में सुलक्षणा भाभी की ही चलती है, सारे फैसले वही लेती हैं। ताऊ जी और भाई साहब दोनों उसे मान लेते हैं, पर यह भी क्या बात है, घर तो आदमियों से चलता है। आदमियों में इतना बूता होना चाहिए कि औरतों को अपने हिसाब से चलाएं, पर इन्हें समझाए कौन? जो समझाए उसी को दुश्मन मान लेते हैं। हमने तो भाई साहब से अब बोलना ही बंद कर दिया। शेष महिलाएं संध्या का समर्थन कर रही थी। वैसे संध्या जो सुदर्शन की मौसेरी बहन है, बहन की बेटी को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। उसका मुकदमा भी सुदर्शन जी बिना फीस के लड़े थे। उन्होंने अपने कानूनी ज्ञान व अन्य तर्कों से भी लड़के वालों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। आज उनकी बेटी भी अपने ससुराल वालों में अपने मन की मालकिन है और इसके पीछे बहुत हाथ सुदर्शन का ही रहा है। पर दुनिया की यही रीत है कि लोग जिस बात को खुद के लिए सही समझते हैं, दूसरों की उसी बात की आलोचना करते हैं। अब उनकी बेटी की ससुराल में चल रही है तो ठीक है, पर सुलक्षणा ने अपनी चला करके भाई साहब का घर बर्बाद कर दिया। सही बोल रही है संध्या। अगर बच्चा ही गोंद लेना था तो कितने रिश्तेदार तैयार थे। खुद मैंने भी कहा था कि मेरी बेटी को गेंद ले लो, पर गोंद भी किसे रखा जिसकी ना जात मालूम है, ना पात मालूम है, ना इसके बाप का पता है, ना इसके कर्मों का पता है। उसे दुनिया को अपनी बेटी बताते फिरते हैं। देखना एक ना एक दिन इनके मुंह पर कालिख मल करके चली जाएगी। माता पिता के संस्कार बच्चों में ही आते हैं। शारदा जी इस तरह बोल रही थी जैसे वह वास्तव में माँ शारदा हैं। उनके मुख से निकली बात सच ही होगी। हालांकि शारदा जी का पुत्र इस समय जेल में है, पर उस पर अपनी बहन की ऑनर किलिंग मामले में हत्या का आरोप है। कहने वाले तो यह भी बोलते हैं कि बेटी की हत्या में पूरा घर शामिल था, पर बेटे ने अपराध स्वीकार कर लिया, सभी को बचा दिया। नाबालिग बेटा 3 साल छूट आएगा। यदि खुद जेल जाते तो शायद पूरी जिंदगी जेल की चक्की चलाने में गुजर जाती। कितनी ही महिलाओं को याद आने लगा कि सुदर्शन व सुलक्षणा ने उनके बेटे को गोंद लेने से मना कर दिया था। आज जो शान शौकत की जिंदगी एक अनाथ लड़की जी रही है, उस पर उनके बेटे का हक था। मन में नफरत की आग सुलगने लगी। यदि बद्दुआओं में इतनी ताकत होती कि किसी के जीवन को नरक बना सके तो आज शायद इतनी बद्दुआएं लक्ष्मी का जीवन ही बिगाड़ देती। अचानक से संध्या ने कुछ इशारा किया। सामने रुक्मणी खड़ी थी। वैसे तो रुक्मणी घर की नौकरानी ही थी, पर भाई साहब ने उसे भी सर ज्यादा चढ़ा रखा है। एक तरफ रिश्ते की बहनों को पूछते ही नहीं है, दूसरी तरफ एक नौकरानी को बहन बना रखा है। लगता है रुक्मणी ने कुछ तो सुन लिया है। वैसे नौकरों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इस समय हालात कुछ अलग हैं। अगर रुक्मणी ने भाई साहब से कुछ बोल दिया तो अभी सुलक्षणा भाभी हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देंगी। भाई साहब व ताऊ जी कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। फिर भाई साहब से हजारों काम बनते हैं। उनसे जरूरत पर कुछ ले लिया तो कभी भी उन्होंने वापस करने का तगादा नहीं किया। फिर जरूरत तो रोज ही आती रहती है। यदि लड़की का मुकदमा कोई और वकील लड़ता तो वह भी अच्छी फीस लेता। मौके की नजाकत यही है कि अभी रुक्मणी को चुपचाप मना लिया जाए। अरे रुक्मणी आओ बैठो, हम तो आपको कभी कम नहीं समझते हैं, पर आप ही ना जाने क्यों हमसे दूर रहती हो। नमस्ते जीजी। दूर तो इसलिए रहती हूँ कि आप व्यवहार के लायक ही नहीं हो। यह तो भैया और भाभी की भलमनसाहत है कि सब जानते हुए भी आप सबकी मदद करते हैं, पर लक्ष्मी मेरी भी बेटी जैसी है।
उसे मैंने पाला है। अगर फिर आपके मुंह से लक्ष्मी के खिलाफ कुछ सुना तो समझ लेना कि बेइज्जती कर भाभी आपको यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगी, बल्कि मैं निकाल दूंगी। इतना याद रखना कि मुझे कोई भी नहीं रोकेगा, ना भैया और ना ताऊ जी। अच्छी बात है कि खुशी खुशी खाना खाएं और अपने घर का रास्ता नाप लें। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर लक्ष्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। जितना दूसरों के घरों में ताक झांक करती हो, उतना अपने घरों में करती तो खुद के घर में यह हाल ना होते। भैया और भाभी ने लक्ष्मी को न केवल पुत्री का प्रेम दिया है, बल्कि उसे सारे अच्छे संस्कार दिए हैं जो माता पिता का फर्ज है। लक्ष्मी अपने मन को भी भैया भाभी के मन के लिए मार सकती है। लक्ष्मी के विषय में इतना विश्वास से इसलिए भी कह रही हूँ कि मैंने उसे पाला है, आखिर मैं भी उसकी माँ हूँ। इतने समय से बात बना रही स्त्रियों के मुंह पर ताला लग गया। कोई भी सुदर्शन और सुलक्षणा से संबंध खराब नहीं करना चाहता था। घर की एक नौकरानी के सामने इस तरह फटकार खा रही थी जैसे रुक्मणी मालकिन और वे सब नौकरानियां हों। गनीमत की बात इतनी थी कि बात सुदर्शन या सुलक्षणा को पता नहीं चली। रुक्मणी वापस मुड़ी ही कि शारदा उसके बहुत पास आ गई। धीरे धीरे गिड़गिड़ा करके माफी मांग करके प्रार्थना करने लगी कि वकील साहब को कुछ ना बताए। स्वार्थ बुद्धि के लोग जितनी जल्दी विरोध करते हैं उतनी ही जल्दी मनुहार भी करते हैं। हालत तो यह थी कि इस समय रुक्मणी उन्हें अकेले में ले जा करके कान पकड़ करके उठक बैठक करने के कह देती तो भी शायद कोई प्रतिरोध नहीं करता। स्वार्थी लोगों को ना तो प्रेम स्थायी होता है और ना ही नफरत। अस्थायी होता है तो बस स्वार्थ, जिसके लिए आसानी से गधे को बाप बनाया जा सकता है और सगे बाप को भी गधा मान करके उपेक्षा की जा सकती। दूसरी तरफ लक्ष्मी अपनी सहेलियों ऋचा और साधना के साथ जन्मदिन का आनंद ले रही थी। साथ में रिश्तेदारों की 8-10 और लड़कियां भी थी, पर शेष लक्ष्मी से आयु में छोटी थी। सभी लड़कियां डीजे फ्लोर पर बज रहे फिल्मी संगीत के साथ कदम ताल कर रही थी। डांस फ्लोर पर अच्छी तरह 4-5 लड़कियां ही नाच सकती थी, पर भारतीयों की एक बड़ी विशेषता है कि कम कम को ही बांट करके बराबर बांट लेना। यह भी दिखाई दे रहा था। जरा सी जगह में 8 से 10 लड़कियां जब डांस के स्टेप करती हैं तो अक्सर आपस में ही टकरा जाती हैं। फिर उनकी हंसी से माहौल और ज्यादा रौनक हो जाता है। दूसरी तरफ रवि बार बार डीजे फ्लोर की तरफ आता और हर बार डीजे फ्लोर भरा होने के कारण चला जाता। ऐसे माहौल में मन उसका भी कर रहा था वह भी 2-4 डांस के स्टेप करे, पर फिर मन मार देता। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां प्रायः लड़कों से ज्यादा ही बड़ी हो जाती हैं। कम आयु में ही उनमें बड़प्पन जैसी बातें आ जाती हैं। अपने मन को मारना वह बखूबी जानती हैं, पर इस बात में रवि का भी जवाब नहीं है। आयु में लक्ष्मी से छोटा होने पर भी उसका व्यवहार अक्सर बड़े भाई जैसा होने लगता, जैसे एक बड़े भाई छोटी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है। रवि भी बार बार बहन को खुश देख करके अपने मन के भावों को भूल जाता है। लक्ष्मी ऋचा साधना ने किसी को देखा, थिरकते हुए पैर रुक गए। थोड़ी दूरी पर एक लड़का मंत्रमुग्ध सा उन्हें देख रहा था। उसे देखते ही तीनों उसके पास चली गई। डीजे फ्लोर अभी भी डांस चल रहा था तथा रवि के लिए अभी भी जगह नहीं थी। अरे विशाल, तुम कब आए? इतने सालों बाद, अब तो बहुत बड़े भी लग रहे हो। तीनों के मुंह से एक साथ निकला, जैसे माता सरस्वती ने तीनों सहेलियों की जिह्वा पर एक ही वाक्य रख दिया हो। चलो शुक्र है कि इतने सालों बाद भी आप सभी ने मुझे पहचान तो लिया। मुझे तो आपको पहचानने में भी दिक्कत आ रही थी। अरे हम में क्या बदल गया? बहुत बदल गया है। कभी आईने के सामने खड़े होकर के देखिए, पता चल जाएगा। अब तो आप स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। इतना सौंदर्य धरती पर तो मुमकिन नहीं है। वैसे विशाल ने यह बात तीनों के लिए बोली, पर तीनों जानती थी कि विशाल का इशारा केवल लक्ष्मी की तरफ है। यदि यहाँ उपस्थित सभी लड़कियों में से किसी को स्वर्ग से उतरी सुंदरी माना जा सकता है तो वह लक्ष्मी ही है। वैसे लक्ष्मी बचपन से ही बहुत सुंदर है, पर कुछ सालों में उसकी सुंदरता यौवन का साथ पा करके और भी निखरी है। उसकी तिरछी चितवन किसी के भी दिल का शिकार कर सकती है। विशाल सुदर्शन जी के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर नामदेव का पुत्र है। वह इंटर तक इन लड़कियों का सहपाठी रहा है। फिर विशाल डॉक्टरी की पढ़ाई करने चला गया। आज इतने दिनों के बाद सामने दिखा। आज भी उसकी शकल में ज्यादा अंतर नहीं आया है, हालांकि लंबाई कुछ
कुछ बढ़ गई है। लक्ष्मी और विशाल के पिता मित्र हैं, इस नाते दोनों बचपन से ही साथ रहते आए हैं। इंटर तक साथ पढ़े हैं, इस बीच दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इंटर के छात्र व छात्राएं आयु के उस मोड़ पर होते हैं जब वे अपने मन में भी किसी दोस्त के रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचने लगते हैं। लक्ष्मी के लिए विशाल एक अच्छा दोस्त था, पर विशाल के मन में लक्ष्मी के लिए अलग ही भावनाएं जन्म ले चुकी थी, जिन्हें वह कभी भी लक्ष्मी को बता नहीं पाया। जब वह लक्ष्मी के साथ पढ़ता था तब उसे लगता था कि अभी इन बातों की उम्र नहीं है, और उसके बाद से वह आज लक्ष्मी को मिला है। आज भी वह लक्ष्मी के ही सपने देखता है, पर वह जानता है कि वक्त बहुत ताकतवर है। इतने समय में संभव है कि लक्ष्मी का झुकाव भी किसी और के लिए हो चुका हो। आज जब विकास अवकाश पर घर आया और उसके पिता ने उसे साथ पार्टी में चलने को बोला तो उसका मन मयूर नृत्य करने लगा। लक्ष्मी को देखे बिना कितने साल बीत गए। लक्ष्मी से मिलने की चाह में वह बार बार वह सुध बुध भूलता रहा। आज विशाल और लक्ष्मी ने काफी समय साथ बिताया। दोनों ने बहुत सी बातें की। विशाल की एमबीबीएस का आखिरी साल है, पर अभी वह एमएस भी करना चाहता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी ने अपनी पूरी राम कहानी सुना दी। इस वर्ष उसकी एमए हो जाएगी, पर केवल एमए करना ही उसका लक्ष्य नहीं है, उसने आगे के सपने भी संजोए हैं। वह अध्यापन क्षेत्र में जाने की उत्सुक है। एमए करने के बाद नेट की तैयारी करेगी और फिर पीएचडी भी करेगी। हालांकि उसके पिताजी ने पहले बीएड करने की सलाह दी है। लक्ष्मी इस मामले में किसी समझदार दोस्त से सलाह चाहती थी। विशाल ने भी सुदर्शन जी की बात सही बताई, क्योंकि बड़ा तो सोचना ही चाहिए, पर तैयारी छोटे से करनी चाहिए। बीएड करने से टीजीटी अध्यापन के लिए आहार बन जाते हैं। उसी के साथ साथ नेट की तैयारी अच्छी तरह करनी चाहिए। थैंक्स विशाल, आखिर आपने मुझे सही राह दिखाई। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, आखिर मैं आपका पुराना दोस्त जो हूँ। फिर दोनों में बहुत सारी बातें हुई, पर दोनों ही एक बात कहने से बचते रहे। जहाँ विशाल लक्ष्मी को अपने दिल की बात बताना चाहता था, जानना चाहता था कि लक्ष्मी के मन में उसके लिए क्या है। क्या मैं भी लक्ष्मी के सपनों का उसी तरह हिस्सा हूँ जिस तरह से लक्ष्मी मेरे सपनों का भाग है। दूसरी तरफ लक्ष्मी अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताना चाहती थी कि कोई है जो अब रोज उसके सपने में आ रहा है। वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची चली जा रही है। यह भी नहीं पता है कि उसके मन में मेरे लिए क्या है। ऐसी बातें सभी को कही भी नहीं जाती हैं। भले ही ऋचा और साधना मेरी मुख्य सहेलियां हैं, फिर भी उन पर इतना विश्वास नहीं हो पा रहा है। विश्वास एक मन की दशा है। विशाल पर लक्ष्मी को इतना विश्वास है कि वह उसे वह बात भी बता सकती है जिसे अपनी सहेलियों, मम्मी और पापा को भी नहीं बताया है। भीड़ भाड़ में मौके की नजाकत देखते हुए दोनों वह बात ही नहीं सके जो कहना चाह रहे थे। यह भी नहीं पता कि अब फिर कब मुलाकात होगी, कब दोनों एक दूसरे को अपनी बात बताएंगे। एक तरफ विशाल के पिता डॉक्टर नामदेव अपने मित्र सुदर्शन से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी बातों की केंद्र भी विशाल और लक्ष्मी ही थे। अब दोनों बच्चे आयु के उस अवस्था में हैं जिस अवस्था में माता पिता को बच्चों के घर बसाने की कुछ चिंता तो होने लगती है। फिर दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तब भी जरूरी है कि बच्चों के मन को समझा जाए, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी निहित है। ईश्वर भी ऐसे खेल रचते हैं, कभी कभी जो आशा की जाती है उससे उल्टा ही होता है। कहाँ लक्ष्मी विशाल को अपना राज बताना चाह रही है, पर लगता तो यही है कि वह राज उसके मन में ही गुम हो जाएगा। जो नवयुवक उसके सपनों का हिस्सा है वह शायद ही उसके जीवन का हिस्सा बन पाएगा। संभवतः ही विशाल ही उसका जीवन साथी बन जाए। वैसे विशाल में कोई कमी नहीं है, वह अच्छा पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, पर जो सपनों में आता हो उसकी बात ही अलग होती है। इस उम्र के सपने जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते हैं, जीवन के अंत तक भी अपना एहसास दिखाते हैं, हमेशा जीवन का हिस्सा रहते हैं। इस संसार में कुछ भी किसी को आसानी से नहीं मिलता है, सपने आसानी से पूरे नहीं होते हैं। बहुत बार मनुष्य जिसे अपने सपने का मार्गदर्शक समझता है वही उन सपनों के मध्य खड़ा मिलता है। वैसे सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका के सपनों की खातिर खुद को प्रेम मिटा दे। जहाँ खुद के ही सपने पूरे करना मुख्य
ध्येय हो, वहाँ प्रेम जैसी उच्च मान्यताएं तो नहीं होती हैं। खुद की खुशी के लिए जीना कभी भी प्रेम नहीं है। इससे बहुत आगे प्रेम केवल किसी नवयुवक या नवयुवती के मध्य का आकर्षण नहीं होता है। प्रेम के अनेकों रूप होते हैं। माता पिता भाई से किसी कन्या को जो प्रेम होता है, किसी नवयुवक से प्रेम उस प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता है। जिन बुजुर्गों के संरक्षण में बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक की यात्रा तय करते हैं, उन्हें दुखी कर प्रेम पाना क्या वास्तव में प्रेम पाना है? इस विषय में सभी की धारणा अलग अलग हो सकती है, पर लक्ष्मी की धारणा वही है जो एक संस्कारी भारतीय कन्या की होती है। लक्ष्मी का जन्मदिन का आयोजन संपन्न हो गया। उसके बाद लक्ष्मी को घर में कुछ बदला बदला लगने लगा। बातों बातों में सुलक्षणा और रुक्मणी लक्ष्मी से सहपाठियों की बात चलाने लगी, खासकर किस किस छात्र से मित्रता है। पर लक्ष्मी कुछ भी समझ नहीं पाती। उसे अनुमान ही नहीं चला कि उसके मन को टटोला जा रहा है, उसके जीवन का फैसला करने का विचार किया जा रहा है। लक्ष्मी की मित्रता लड़कों में अभी तक केवल विशाल से हुई थी, जो उसके मन को भाया है। उससे तो कभी बात भी नहीं हुई। ऐसे में यदि बिना घुमा फिरा करके लक्ष्मी से सीधे सीधे भी पूछा जाए तो भी लक्ष्मी कुछ उत्तर नहीं दे सकती थी। लक्ष्मी को इंतजार था विशाल के फिर से मिलने का, ताकि इस बार उसे अपने मन के राज बता सके। उसे विशाल पर पूर्ण विश्वास था कि वह उसकी मदद जरूर करेगा। दूसरी तरफ विशाल को इंतजार था कि लक्ष्मी के घर से कब हाँ की बात आए। जब उसके पिता ने उससे लक्ष्मी के बारे में पूछा था, वह तभी समझ गया कि उस दिन पार्टी में लेकर के जाना एक प्लान था। अब उसे अपना स्वप्न पूर्ण होता नजर आ रहा था, पर स्वप्न फिर वहीं आकर के खड़ा होता है। क्या किसी प्रेमी का खुद का स्वप्न ही उसका स्वप्न होता है? प्रेमी तो जिससे प्रेम करता है उसके स्वप्न को अपना स्वप्न बना लेता है। इस तरह कई दिन बीत गए। आखिर सुदर्शन जी ने अपनी पत्नी सुलक्षणा और अपनी मुंह बोली बहन रुक्मणी से लक्ष्मी की मन की बात पूछी, तो दोनों का एक ही विषय में परिणाम अलग अलग था। सुलक्षणा जी के अनुसार लक्ष्मी मन ही मन विशाल को पसंद करती है। लक्ष्मी विशाल पर पूर्ण विश्वास करती है। विश्वास ही प्रेम का दूसरा रूप है। पर रुक्मणी की राय कुछ अलग थी। हालांकि उसके पास अपनी राय को सही बताने का कोई आधार नहीं था। निश्चित ही लक्ष्मी और विशाल के मध्य अच्छी मित्रता रही। लक्ष्मी विशाल पर पूर्ण विश्वास भी करती है, पर लगता है कि उसके मन में कोई तो बसा है जो निश्चित विशाल तो नहीं है। वह कौन है, कैसा है, लक्ष्मी के योग्य है या नहीं, इन बातों पर गहराई से विचार करना चाहिए। केवल धनी परिवार में विवाह करना ही बेटी की खुशी नहीं हो सकती। फिर लक्ष्मी बिटिया के लिए तो धन का ज्यादा महत्व ही नहीं है। माना जाता है कि माँ अपनी संतान के स्वप्न भी पढ़ लेती है, पर इस विषय में लक्ष्मी की माता कुछ पिछड़ रही थी। शायद पालन करने वाली ही माता होती हैं। हालांकि लक्ष्मी को जन्म किसने दिया है यह किसी को नहीं मालूम है, पर रुक्मणी ने ही लक्ष्मी को बचपन से ही अपनी बेटी मान करके पाला है। आज भी उसके हक को घर में मान दिया जाता है। लक्ष्मी का विवाह विशाल से करना चाहिए या नहीं, इस विषय में भी उससे राय मांगी गई, तथा लक्ष्मी का पालन करती आई घर की एक नौकरानी उसके मन में छिपे उसके स्वप्न को ज्यादा अच्छी तरह पढ़ रही है। आखिर सुदर्शन ने लक्ष्मी से सीधे सीधे बात करने का निश्चय किया। पुत्रियां अक्सर पिता से संकोच करती हैं, फिर भी बात तो करनी होगी। आखिर बेटी के भविष्य का प्रश्न है। आज फिर लक्ष्मी को सुबह जगने में देर हो गई, और जब वह जगी तो उसने अपने कक्ष में अपने पिता, माता और रुक्मणी बुआ तीनों को पाया। तीनों ने जाने कब से उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज सुलक्षणा जी ने लक्ष्मी को उठाया नहीं। आज इतना वक्त हो गया मम्मा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वह इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जिन सपनों को देख रही है हम उन्हें पूर्ण कर सकें। उत्तर सुलक्षणा जी के बजाय सुदर्शन जी ने दिया। सुदर्शन लक्ष्मी के बहुत पास बैठ गए। बेटी, आखिर कौन है तुम्हारे सपनों में जिसके सपनों में तुम खोई रहती हो? लक्ष्मी अवाक रह गई। कुछ भी बताने में खुद को असमर्थ पा रही थी। कहीं वह विशाल तो नहीं? देखो बेटी, अब हम एक बेटी
बेटी के माता पिता का सबसे कठिन फर्ज पूरा करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा हित चाहते हैं। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम विशाल से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। विशाल के घर वालों को तुम्हारे आगे पढ़ाई और नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। जाने पहचाने लोग हैं, पर निर्णय तुम्हारी इच्छा पर ही होगा। इस बार लक्ष्मी ज्यादा देर तक चुप रही। एक अपरिचित से प्रेम को माता पिता के प्रेम से तौलने लगी। उसे लगा ही नहीं कि उसका अपरिचित युवक से प्रेम माता पिता के प्रेम के बराबरी भी कर पा रहा है। जैसे तराजू के एक पलड़े में बहुत भारी और दूसरे पलड़े में बहुत हल्की वस्तु रखी जाए तो हल्की वस्तु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। इस समय लक्ष्मी अपने मन और माता पिता के मन को तौल रही थी। माता पिता का मन विशाल है, जिसके सामने उसे खुद के मन को कोई मोल नहीं लगा। पिताजी, आपने मेरे लिए जो सोचा है वह अच्छा ही सोचा है। बस इतना बोल करके लक्ष्मी उठ करके दूसरे कमरे में भाग गई। इस घटना को सुदर्शन और सुलक्षणा बेटी को माता पिता के प्रति संकोच समझ रहे थे। वहीं रुक्मणी को लग रहा था कि शायद लक्ष्मी अपना चेहरे की उदासी छिपाने एकांत में चली गई है। एक दूसरे कमरे में लक्ष्मी अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। माता पिता की खुशियों के लिए उसके दुख का भी कोई मोल नहीं है। अब लक्ष्मी अपने आंखों से आंसू नहीं बहाएगी। पर क्या वास्तव में यह संभव है कि लक्ष्मी अपने प्रेम को पूरी तरह भूल जाए? उसका प्रेमी अब उसके सपनों में ना आए? शायद नहीं। आज डॉक्टर नामदेव अपने दोस्त सुदर्शन के घर के लिए निकले तो दोस्त के हैसियत से नहीं बल्कि समधी की हैसियत से निकले। लक्ष्मी को वह उसके बचपन से देखते आए हैं। आज लक्ष्मी की गोंद भराई करके उसे अपनी बहू बनाने को निकल रहे थे। विशाल वापस अपने कॉलेज चला गया था। विशाल का दोस्त संकल्प डॉक्टर साहब की मदद कर रहा था। संकल्प डॉक्टर साहब के ड्राइवर विजय का पुत्र, पर उसे कभी भी नौकर का बेटा नहीं समझा गया। उसकी पढ़ाई का खर्च खुद डॉक्टर साहब कर रहे हैं। वह उसी कॉलेज का छात्र है जिसमें लक्ष्मी पढ़ रही थी। पढ़ाई के अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी बहुत होशियार है। कविताएं लिखना उसका शौक है। प्रेम गीत लिखने में तो उसका जवाब नहीं है। अभी एक अच्छे प्रकाशक ने संकल्प के प्रेम गीतों का संग्रह भी प्रकाशित किया है। एक निम्न वर्गीय परिवार के लड़के के बहुत ऊंचे सपने नहीं हैं। वह अध्यापन करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। उसी हिसाब से वह तैयारी कर रहा है। पर यह कहना पूर्ण सत्य भी नहीं है कि संकल्प बड़े बड़े सपने नहीं देखता है। सपनों पर भला किसका वश है? कभी कोई किसी के मन को भा जाता है तो वही उसके सपनों का हिस्सा बन जाता है। आजकल संकल्प के सपनों में एक बहुत धनी परिवार की लड़की आ रही है। संकल्प जितना उससे दूर होता है उतना ही वह उसे तड़पाती है। मानो कहती है कि मुझसे कब तक भागोगे? एक ना एक दिन तो खुद मेरे ही घर चल करके आओगे। संकल्प को पता ही नहीं है कि वह दिन आज ही है। जिस लड़की के ख्यालों में वह खोया रहता है वह लड़की उसके अभिन्न मित्र की पत्नी बनने जा रही है। आज वह अंकल और आंटी के साथ अपने मित्र का रिश्ता उसी लड़की से पक्का करने जा रहा है। गाड़ी की डिक्की भेंट के कपड़ों से भर गई। गाड़ी की छत पर भी संकल्प ने फलों और मेवों की टोकरी बांध ली। फिर डॉक्टर साहब को आवाज लगाई, अंकल जी सब कुछ रेडी है, आ जाइए। डॉक्टर नामदेव अपनी पत्नी सुनीता के साथ घर से बाहर निकले। फिर थोड़ी देर अपने खास नौकर रामू को कुछ हिदायतें दी। जैसे ही हो सकता है कि आने में देर हो जाए तो घर का ताला लगा देना, जब फोन करूं तब खोलना। सुनीता जी का उत्साह आज देखते ही बन रहा था। आखिर अपने इकलौते बेटे का रिश्ता जो तय करने जा रही थी। आज के समय में किसी पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। अनजान परिवारों के विषय में कभी भी ज्यादा पता नहीं कर सकते। फिर लक्ष्मी तो संस्कारों की धनी लड़की है। लक्ष्मी को बहू से अधिक बेटी बनाने के सपने सुनीता जी के मन में कब से चल रहे थे। अनेकों बार अपने पति को उन्होंने बोला भी था। आज उनके मन की बात पूरी होने का एक चरण पूर्ण होने वाला था। वैसे शादी की कोई जल्दी नहीं है, बस लक्ष्मी की गोद भराई हो जाए। फिर जब उचित समय होगा तब शादी भी कर दी जाएगी। संकल्प भी
भी आज बहुत खुश था। आज उसने अपने पिता को मना कर दिया था, आज ड्राइवर का काम वही करेगा। इस बहाने वह अपनी होने वाली भाभी को भी देख लेगा। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि जिस लड़की के गुण गाते अंकल और आंटी जी थकते नहीं हैं, जो लड़की उनके दोस्त के सपनों में बसी है, आखिर वह कैसी है। शहर में सुबह से ही जाम लगा था। गाड़ी धीरे धीरे लक्ष्मी के घर की तरफ बढ़ती रही। आधे घंटे का सफर 1 घंटे से भी अधिक समय में तय हुआ। संकल्प को भाभी से मिलने की जितनी जल्दी थी उतनी ही देर होती जा रही थी। आखिर गाड़ी वकील साहब के घर पहुंची। सुदर्शन और सुलक्षणा घर के बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। आज सुदर्शन और नामदेव जी गले लग गए। आज उन्हें गले लगने में अलग ही एहसास हो रहा था। सुनीता जी सुलक्षणा जी के साथ घर के भीतर चली गई। एक कमरे में सारी तैयारियां कर रखी थी। वहीं लक्ष्मी तैयार हो करके बैठी थी। महरून लाल रंग की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी लक्ष्मी ने उठ करके सुनीता जी के पैर छुए तो सुनीता जी ने उसे उठा करके गले से लगा लिया। तभी संकल्प भी फलों की टोकरी लेकर के भीतर आ गया। संकल्प की निगाहें लक्ष्मी की निगाहों से मिली। अभी तक दोस्त की सगाई का जो उत्साह था एकदम ठंडा पड़ गया। संकल्प कई बार कपड़े तथा और भी उपहार लेकर के उस कमरे में गया, पर अब वह लक्ष्मी से नजर चुरा रहा था। दूसरी तरफ लक्ष्मी भी संकल्प को देख करके अनदेखा कर रही थी। ईश्वर भी कभी कभी कितनी परीक्षा लेते हैं। जो नवयुवक लक्ष्मी के सपनों का हिस्सा है, जिससे सपनों में उसने अनेकों बार प्रेम की बातें की है, आज वह जीवन को अपने माता पिता की खुशी से जीने की राह पर बढ़ रही है, तो उस राह में भी उसका वही प्रेमी बैठा हुआ है। भले ही उसे यह पता नहीं है कि संकल्प का विशाल से क्या रिश्ता है, पर इतना तो निश्चित है कि इस मार्ग में भी उसकी नजरें बार बार अपने स्वप्न मीत से टकराएंगी। फिर वह किस तरह से अपना वैवाहिक जीवन जी पाएगी। पर एक सत्य यह भी है कि लक्ष्मी ऐसा इसलिए कर पाएगी क्योंकि वह एक स्त्री है। स्त्रियां प्रेम के लिए खुद को तथा कर्तव्य के लिए अपने प्रेम को भी कुर्बान करना जानती हैं। मुख्य समस्या तो संकल्प को लगती है। जिस लड़की को बहुत अधिक धनी समझ करके उसने अपने दिल की बात नहीं कही थी, वही लड़की उसके अभिन्न मित्र की पत्नी बनने जा रही है। उसका मन हो रहा है कि कहीं बहुत दूर भाग जाए, जहां उसे लक्ष्मी की परछाई भी ना दिखे, पर ऐसा वह नहीं कर सकता है। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन है। वह उन सभी की आशा का केंद्र है। फिर लक्ष्मी तो उसके मित्र का स्वप्न है। उसके मित्र ने उसके लिए क्या नहीं किया है। कभी भी उसे नौकर का पुत्र नहीं माना। वह अपने मित्र के लिए अपने सपने को कुर्बानी दे देगा। अपने सामने वह लक्ष्मी को विशाल की बनते देखेगा, पर आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराएगा। क्या जीवों का संबंध इसी संसार में होता है, अथवा कुछ से पूर्व जन्म से भी कुछ रिश्ता होता है। कुछ अपने आप मन को इस तरह भा जाते हैं कि जैसा उनसे जन्म जन्म का बंधन हो। प्रेम के तार केवल एक जन्म के तो नहीं हो सकते हैं। आज तक मन में बसे युवक से लक्ष्मी की कोई बात नहीं हुई थी। संकल्प भी इससे पूर्व कभी लक्ष्मी से नहीं बोला था, पर जब लक्ष्मी ने विशाल के साथ जीवन जीने का निश्चय कर लिया, तभी एक बार फिर से उसके सामने संकल्प आ गया। लक्ष्मी को लगता है कि मानो संकल्प उसे धिक्कार रहा है, उससे बोल रहा है कि लक्ष्मी यह क्या है। ध्यान से देखो, हमारा प्रेम तो अनेकों जन्मों का है। हम अनेकों जन्मों से एक दूसरे के जीवन साथी रहे हैं, पर इस जन्म में इस तरह से मुझे छोड़ किसी अन्य के साथ जीवन का पथ किस तरह तय कर सकती हो। फिर लक्ष्मी खुद ब खुद सोचने लगी, क्या यह सत्य तो नहीं है। जब मैंने अपने पथ पर आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया, तभी संकल्प मेरे जीवन में फिर से क्यों आया है। क्या शायद इसलिए कि हमारा कुछ तो संबंध है। कहीं मैं विशाल को धोखा तो नहीं दे रही हूँ। क्या मुझे विशाल को तथा अन्य सभी को सच बता देना चाहिए। वैसे भी तो मैं विशाल को सब सच बताना चाहती थी। वही तो मेरा वास्तविक मित्र है। मेरी हर समस्या का निदान वही निकाल रहा है, और तभी
मन में एक दूसरी आवाज उठती है, लक्ष्मी इस समय यह क्या सोच रही है? अब यह तेरे जीवन का प्रश्न नहीं है, तेरे माता पिता के सम्मान का प्रश्न है। भला तेरी इच्छा तेरे माता पिता के सम्मान से बढ़कर के कैसे हो सकती है? फिर लगता तो नहीं है कि संकल्प के मन में भी तेरे लिए ऐसी ही भावना हो? उसके चेहरे पर तो कोई दुख नहीं है। उस दिन गोद भराई के समय भी वह कितना खुश दिख रहा था। ठीक है कि तू भी अपने आप को खुश ही दिखाती हूँ, पर तेरी बात अलग है। तू स्त्री है, अपने मन को मारना तुझे आता है, पर क्या कोई पुरुष किसी स्त्री की तरह मन को मार सकता है? शायद नहीं। दूसरी तरफ संकल्प के हालात भी कुछ अलग नहीं थे। दिन भर तो सभी के सामने मुस्कुराता रहता, पर रात में जब संसार निद्रा देवी के माध्यम में स्वप्न लोक में विचरता, तभी संकल्प दुनिया से छिप करके अपने आंसू बहा लेता। हालांकि उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वही लक्ष्मी के मन में बसा हुआ है। ऐसी बातों की कल्पना भी कौन कर सकता है कि एक प्रतिष्ठित वकील की इकलौती पुत्री मन ही मन किसी ड्राइवर के पुत्र से प्रेम करती है। संसार में तो लोग प्रायः धन, सुंदरता और ओहदे से प्रेम करते हैं, पर सच्चा प्रेम हमेशा गुणों से होता है। सच्चा प्रेम अमीरी और गरीबी के बंधनों से पूर्ण मुक्त होता है। यह दूसरी बात है कि सच्चा प्रेम होता बहुत कम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सच्चे प्रेम का कोई अस्तित्व तो नहीं है। जिस दिन धरा से सच्चा प्रेम पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, उसी दिन भक्ति भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि भक्ति और कुछ नहीं अपितु प्रेम ही तो है। जिस दिन भक्ति नष्ट हो जाएगी, उसी दिन संसार से माधुर्य नष्ट हो जाएगा, और जब माधुर्य ही नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य ही नहीं रहेगा, मशीन बन जाएगा जिसके भीतर कोई भावनाएं ही नहीं। विशाल और लक्ष्मी का रिश्ता तय होने के बाद संकल्प का लक्ष्मी के घर आना जाना बढ़ गया था। वास्तव में डॉक्टर नामदेव व सुनीता जी को संकल्प पर ज्यादा ही भरोसा था। संकल्प जिम्मेदार भी था, इसलिए चाहे कुछ भेंट भेजनी हो या कोई अन्य बात, हमेशा संकल्प को ही याद किया जाता। ऐसे में बार बार संकल्प और लक्ष्मी का एक दूसरे से मुंह मोड़ना संभव ना था। स्वभाव के प्रतिकूल कुछ भी करने पर दूसरों को संदेह का मौका मिलता है। घर आए हर अतिथि का स्वागत लक्ष्मी ही करती आई थी। वैसे भी वह शहर में पली बढ़ी थी। आज तक घर आए हर युवक से वह कुशल क्षेम पूछती आई थी। फिर यदि वह संकल्प के लिए ही संकोची बन जाएगी तो संभव है कि मम्मी या पापा कुछ समझ जाएं। लक्ष्मी किसी को ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी। संकल्प केवल काम से काम रखना चाहता था, पर यदि वह लक्ष्मी की बातों की प्रति उत्तर ना दे तो यह भी अशिष्टाचार ही माना जाएगा। अभी तक दोनों के मध्य कोई बात नहीं हुई थी, पर लक्ष्मी और विशाल का संबंध तय हो जाने के बाद ही दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे। कई बार लगता कि ईश्वर जिन्हें मिलाना चाहता है उन्हें किसी न किसी बहाने नजदीक ला देता है, पर यहाँ तो कहानी ही उल्टी दिख रही है। जैसे जैसे लक्ष्मी और विशाल का मिलना नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे लक्ष्मी और संकल्प की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। दोनों के दिलों की आह बढ़ती जा रही थी। कह नहीं सकते थे कि नजदीकी की परिणित मिलन में होगी या नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में एक बात तो निश्चित ही है, यदि इस नजदीकी के बाद भी लक्ष्मी और संकल्प का मिलन नहीं हुआ तो दोनों का जीवन एकदम नीरस हो जाएगा, और यदि दोनों का मिलन हुआ तो इसका अर्थ यह होगा कि लक्ष्मी और विशाल का रिश्ता तय होना वास्तव में लक्ष्मी और संकल्प को नजदीक लाने का एक हेतु है, जो मिलन अभी तक सपने में ही होता रहा है। क्या वह यथार्थ में संभव है? लक्ष्मी अपने माता पिता की खुशियां और उनकी इज्जत से बहुत प्रेम करती है। संकल्प भी अपने मित्र की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा सकता है। दोनों अपने दिल की बात किसी अन्य से तो दूर एक दूसरे से भी नहीं कहेंगे। सारे समीकरण तो यही इशारा कर रहे हैं कि दोनों की नजदीकी के बाद भी शायद यह मिलन संभव नहीं है, पर असली समीकरण तो वास्तव में ईश्वर ही बनाते हैं। कहते हैं उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है।
फिर लक्ष्मी और संकल्प की नजदीकी का जिस तरह समीकरण बना है, उसे देखते ही यह मानने का पर्याय आधार है कि अभी कुछ अन्य समीकरण और सामने आने हैं, शायद जिन्हें देख करके एक बार को तो किसी को यकीन ना हो। ऊंट किस करवट लेगा, ऊंट किसी भी करवट लेट सकता है तथा कहानी में भी कोई ऐसा ट्विस्ट आ सकता है जो कहानी को एक सार्थक अंत दे सके। मई के महीने का अंत चल रहा है। भगवान सूर्य धरती पर प्रचंड गर्मी बिखेर रहे हैं। वैसे आजकल ज्यादातर लोग सर्दियों में विवाह को वरीयता देते हैं, पर विशाल और लक्ष्मी का विवाह जून के महीने में होगा। उस समय प्रचंड गर्मी पड़ेगी। ऐसे निर्णय को एक विशेष कारण है। विशाल का एमबीबीएस की परीक्षाएं समाप्त होने को हैं। लक्ष्मी की एमए की परीक्षाएं हो चुकी हैं। इसके बाद विशाल एमए से दाखिला लेगा तो लगभग 3 साल उसे और पढ़ाई करनी होगी। लक्ष्मी भी आगे की पढ़ाई करेगी। उचित है कि जो निर्णय लिया गया है उन्हें इन्हीं गर्मी के सालहग में पूरा कर लिया जाए। एक छोटे से घर में एक महिला और एक लड़की खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। घर में सुख सुविधा के नाम पर लगता है कि कुछ भी नहीं है। बाहर के कमरे में एक पुराना सा टीवी जरूर रखा है। किसी भी कमरे में एसी तो बहुत दूर, कोई कूलर भी नहीं है, पर लगता है कि इस घर के वसिंदों को कम सुविधाओं में जीवन जीना आता है। महिला कोई 50 साल की है और लड़की कोई 18 साल की आयु की है। तभी दरवाजा खटकता है। बेटी जरा देख करके तो आ, लगता है कि शायद तेरे पापा या भैया आ गए। अभी मम्मी देखती हूँ। निशी ने दरवाजा खोला तो बाहर संकल्प खड़ा था। आज संकल्प लक्ष्मी को शादी की शॉपिंग करा करके आया था। जैसे जैसे विशाल की शादी के दिन निकट आ रहे थे, वैसे वैसे संकल्प का मन और दुखी होता जा रहा है। ऊपर से विशाल की शादी की सारी व्यवस्था भी उसे ही करनी है। आज सुनीता जी अपनी होने वाली बहू की पसंद के कपड़े खरीदने गई थी। साथ में संकल्प को ले लिया। पूरे दिन संकल्प आज लक्ष्मी के साथ रहा। उस समय उसने अपने चेहरे पर सिकन भी नहीं लाई थी, पर इस समय उसके चेहरे की उदासी को कोई भी पढ़ सकता था। निशी ने भाई को पानी पीने को दिया और फिर संकल्प नहाने चला गया। ऐसी भीषण गर्मी में केवल स्नान ही गरीब का आसरा होता है। संकल्प ने आज तक अपने मन की बात किसी को नहीं बताई थी, पर लगता है उसकी मम्मी साध्वी को कुछ अंदेशा हो रहा है। संकल्प जब भी लक्ष्मी के घर से वापस आता है तभी कुछ उदास सा दिखता है। बेटे की उदासी भले ही कोई समझे या ना समझे, पर उसकी माँ जरूर समझ जाती है। थोड़ी देर में संकल्प के पिता विजय भी आ गए। घर में खाना भी तैयार हो गया। निशी ने आंगन में एक बड़ा सा चद्दर तह करके बिछा दिया, जिस पर दोनों पिता और पुत्र बैठ गए। साध्वी रोटियां सेकने लगी और निशी उन्हें परोसने लगी। डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ करके खाने का कोई कल्चर इस घर में ना था, फिर भी गर्मा गर्म व प्रेम से परोसे भोजन को अलग ही स्वाद होता है, जो शायद धनी लोगों ने अनुभव ही ना किया हो। स्त्रियों का प्रेम से भोजन कराना खुद भोजन का स्वाद बढ़ा देता है। रात के समय जब संकल्प अपनी चारपाई पर करवट बदल रहा था तो कोई था जो उसे इस तरह बेचैन देख रहा था। साध्वी भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, पर हर माँ इतनी पढ़ी होती है कि अपने बेटे के मन को भी पढ़ सकती है। साध्वी जी ने अपने बेटे संकल्प के मन को कभी का पढ़ लिया था। पहले सोचा कि शायद यह आकर्षण है, पर जब समझ चुकी हैं कि यह आकर्षण से ऊपर है। आज एक माँ की आंखें अपने बेटे के दुख में गीली हो गई। अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकने वाली माँ आज कुछ ना कर पाने के गम से दुखी थी। वैसे भी शायद यह एक तरफा प्रेम है। एक धनी परिवार की लड़की इस घर में एक दिन भी नहीं रुक पाएगी। हर समस्या का इलाज समय है। समय के साथ बड़े से बड़े घाव भर जाते हैं। फिर प्रेम तो त्याग का रूप होता है। उसका पुत्र त्याग कर रहा है, अपने मित्र के लिए भी और उस लड़की के लिए भी जिसे वह प्रेम करता है। आज साध्वी का अपना पुत्र उस ऊंचाई पर खड़ा दिखा जहां तक पहुंच पाना भी किसी सामान्य के बस की बात नहीं है। कुछ ही दिन गुजरे। दिन का समय था। संकल्प और उसके पिता दोनों विशाल के घर गए हुए
हुए थे। निधि भी अपनी किसी सहेली के घर गई थी। घर में एक अनजान महिला आई। नमस्ते बहन जी, क्या आप ही संकल्प की माँ हैं? हाँ, आप भीतर आए। साध्वी जी उस महिला को घर के भीतर तो ले आई, पर फिर संकोच में पड़ गई। आखिर इन्हें बैठाएं कहाँ? शायद आगंतुक महिला साध्वी की मनोदशा समझ चुकी थी। खुद व खुद एक चारपाई पर बैठ गई। बहन जी, आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकूं? फिर भी आप बेझिझक बताइए, मुझसे जो बन सकेगा मैं करूंगी। आगंतुक महिला कुछ समय शांत रही, जैसे मन की बात को बाहर निकालने का साहस कर रही हो। शायद आप मुझे नहीं जानती हैं, मैं लक्ष्मी की माँ हूँ। लक्ष्मी जिसका विवाह आपके पुत्र के मित्र विशाल से होने जा रहा है। साध्वी का मुंह फटा का फटा रह गया। लगता है कि यह औरत कुछ पागल है। लक्ष्मी अति संपन्न परिवार की बेटी है और इस औरत की स्थिति तो ऐसी लगती नहीं है। लगता है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, पर यह सत्य है कि लक्ष्मी मेरी ही बेटी है। उसे मैंने ही जन्म दिया है। यह सत्य केवल 3 लोगों को पता है कि लक्ष्मी किसी मंदिर की सीढ़ी पर नहीं मिली थी। अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए मैंने ही अपनी बेटी उन्हें दे दी। यह बात मैं आज भी किसी को ना बोलती, पर मैं मजबूर हूँ। अपनी बेटी को घुट घुट करके जीते नहीं देख सकती। लक्ष्मी के मन में तो संकल्प है, आज से नहीं बल्कि बहुत समय से, पर वह कह नहीं पाई। अपने पालक माता पिता के सम्मान में कुछ बोल तो नहीं पाई, पर मुझसे छिपा भी नहीं पाई। आखिर मैं माँ हूँ उसकी। उसके बाद 2 बच्चों की वास्तविक माताएं बहुत देर तक रोती रहीं। दोनों ही माताओं को अपने बच्चों के मन की बात पता है। कोई भी चाहे कितना भी सुख सुविधा जुटा दे, पर माँ का दिल केवल माँ के पास ही होता है। आज 2 माताएं अपने बच्चों को उनको प्रेम दिलाने के लिए गुपचुप मंत्रणा कर रही थी। संकल्प की माँ का यह तर्क कि लक्ष्मी को एक परिवार भी निभने में दिक्कत आएगी, लक्ष्मी की माँ ने खारिज कर दिया। इसके बाद भी दोनों किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई। 2 सच्चे प्रेमियों को मिलन तभी संभव है कि जबकि कोई सच्चा प्रेमी ही इस विषय में उनकी मदद करे, और ऐसा सच्चा प्रेमी कहाँ मिलेगा, यह दोनों महिलाओं को पता नहीं है। दूरियां तब तक मन को दुखी नहीं करती हैं जब तक दूरियां हो। जैसे ही दूरी नहीं नजदीकी में बदलती है, फिर मिलन की बेकरारी ज्यादा ही बढ़ जाती है। लक्ष्मी के जन्मदिन के अवसर तक विशाल ने सोचा भी ना था कि उसकी शादी लक्ष्मी से तय हो जाएगी। आनन फानन में इतना बड़ा निर्णय हो जाएगा। अनेकों वर्षों से स्वप्न में जिस लक्ष्मी को अपना जीवन साथी के रूप में देख रहा था, वह वास्तव में उनके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। मिलन के लिए एक एक दिन मुश्किल से कट रहे थे, फिर भी मन की भावनाओं को एक तरफ रख आखिरी परीक्षा की तैयारी में जुटा रहा। जैसे ही आखिरी परीक्षा हुई, वह तुरंत घर को इस तरह भागा मानो पिंजरे में कैद परिंदा आजाद हो गया हो। विशाल का बहुत मन था कि विवाह से पूर्व ही वह कुछ समय लक्ष्मी के साथ गुजारे। कभी किसी रेस्टोरेंट में उसके साथ डेट पर जाए, कहीं सिनेमा में उसके साथ जाए, ताकि उसकी पसंद समझ सके। फिर लक्ष्मी की पसंद के आधार पर उसे जीवन भर की सारी खुशियां दे सके। पर उसे ऐसा मौका ना मिला। जब वह घर आया तो शादी के महज 10 दिन शेष बचे थे। दोनों ही घरों में शादी की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जा चुके थे। अब ज्यादा नहीं हो सकता था, फिर भी किसी एक दिन लक्ष्मी को किसी कॉफी शॉप पर तो बुला ही सकता है। पर यह काम भी तुरंत ही करना होगा, क्योंकि हल्दी की रस्म के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं। हालांकि बहुत आवश्यक होने पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आज विशाल शादी से पूर्व लक्ष्मी से मिलने जा रहा है। आज वह लक्ष्मी के मन की बात जानने की कोशिश करेगा, ताकि वह लक्ष्मी को जीवन भर खुश रख सके। शहर के एक महंगे कॉफी शॉप में एकांत की एक मेज पर विशाल और लक्ष्मी के लिए रिजर्व थी। मेज के बगल में एक बड़े से कांच के बर्तन में भरे पानी में रंग बिरंगी मछलियां माहौल को और रौनक प्रदान कर रही थी। विशाल और लक्ष्मी दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। कभी लक्ष्मी इन्हीं विशाल को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान करके अपने मन की उलझन बताना चाहती थी। आज उसके सामने
सामने उसका वही दोस्त बैठा था, पर सबसे अच्छे दोस्त का संबंध बहुत पीछे छूट चुका था। आज लक्ष्मी अपने मन को विशाल से छिपाने की कोशिश कर रही है और विशाल लक्ष्मी के मन को पढ़ने की। कहते हैं कि प्रेम में वह शक्ति होती है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। प्रेमी मन की बातों को केवल नजरों में पढ़ लेता है। वह जिससे प्रेम करता है उसी की खुशी में अपनी खुशी देखता है। इसके लिए कोई भी बड़ा सा बड़ा त्याग वह कर सकता है। दोनों बहुत देर तक शांत रहे। विशाल बार बार लक्ष्मी की आंखों में देख रहा था और लक्ष्मी बार बार विशाल की नजरों में अपनी नजरें चुरा रही थी, जैसे कि कोई चोर अपनी चोरी छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आखिर पहल विशाल ने ही की। लक्ष्मी, अब हमारे विवाह को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। कुछ दिनों बाद हम धर्म से एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरा साथ पसंद ना हो, फिर भी समझता हूँ आपको भी मुझसे कुछ अपेक्षा होगी। आप इस समय अपने मन की बात मुझसे बेहिचक बोल सकती हैं। विशाल के प्रश्न का लक्ष्मी के पास कोई उत्तर नहीं था, बस नजरें नीचे कर बैठी रही। इतने में बैरा कॉफी के 2 कप और स्नैक्स ले आया। दोनों धीरे धीरे कॉफी पीने लगे। लक्ष्मी अपने मन को लज्जा के नकाब से छिपाने की कोशिश करती रही। उसे उम्मीद यही थी कि इस तरह नजर चुराने को विशाल उसके प्रति प्रेम समझ करके भ्रमित हो जाएगा। सत्य कभी सामने नहीं आएगा, पर लक्ष्मी गलत थी। सत्य तो पहले ही उसकी जन्मदात्री माँ के समक्ष आ चुका था। प्रेम के समक्ष कुछ भी अदृश्य नहीं रहता है। प्रेम में सबसे ऊपर माँ का प्रेम कहा जाता है। पर इतिहास में कुछ ऐसे भी प्रेमी हो चुके हैं जिन्होंने प्रेम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, जिन्होंने प्रेम के लिए अपना सुख भी त्याग दिया। आज लक्ष्मी के सामने बैठा विशाल उसका मित्र नहीं था। हालांकि मित्रता प्रेम की पहली सीढ़ी है, फिर भी मन ही मन प्रेम साधना कर आज वह उस ऊंचाई पर तो था कि उससे यह अपेक्षा की जा सके कि वह लक्ष्मी के छिपाने के बाद भी उसके मन को पढ़ सके। विशाल ने लक्ष्मी का मन पढ़ लिया। जैसे हिमालय की ठंडी वादियों में विचरण करता हुआ अचानक कोई रेगिस्तान की गर्मी में आ जाए तो उसके मन की क्या दशा होगी। लक्ष्मी के साथ जीवन जीने का सपना उसे टूटता दिखने लगा। वैसे जो उसे महसूस हुआ उसके बाद भी उसके स्वप्न पूर्ति में कोई बाधा नहीं थी। साधारण लोगों के लिए खुद के स्वप्न महत्वपूर्ण होते हैं, पर प्रेमी कभी भी साधारण तो नहीं होता है। प्रेमी वही करता है जो साधारण लोग नहीं करते हैं। एक बार माहौल फिर बहुत शांत हो गया। विशाल के मन की बेचैनी को सही सही बखान नहीं किया जा सकता है। उसके मन में इस समय 2 विशाल बैठे थे। एक उसे बोलता कि इस मामले में मत पड़, बस कुछ दिनों की बात है, लक्ष्मी तेरे होने ही वाली है। जब वह तेरे साथ जीवन के रंग देखेगी तो अपने मन में बसे प्रेमी को भूल जाएगी। उसकी यादों का हिस्सा तू ही बनेगा। मन का दूसरा विशाल जो प्रेम साधना करते करते किसी महान संत की स्थिति में खड़ा था, मन की दुर्बलता वाले विशाल को फटकार रहा था। मोर, खुद के लिए सोचना भी क्या प्रेम है? खुद के लिए तो मनुष्य नहीं जीते हैं। फिर प्रेमी तो वही है जो खुद को ना सोचे। प्रेमी बस त्याग करना जानता है। तेरा यह सोचना भी गलत है कि लक्ष्मी अपने प्रेम को भूल जाएगी। प्रेम भी क्या कोई भूलने की चीज है? क्या तू खुद लक्ष्मी को जीवन भर भूल सकता है? नहीं ना, तो लक्ष्मी भी भला कैसे अपना प्रेम भूल जाएगी? मन की दुर्बलता फिर उसे भटकाने का प्रयास करने लगी। लक्ष्मी के बिना जीवन की असमर्थता गिनाने लगी। स्वार्थ की दुर्बलता और प्रेम के त्याग के मध्य जंग में आखिर जीत प्रेम की त्याग की हुई। लक्ष्मी, तुम मुझसे कितना भी छुपा लो, पर सत्य मैं पता कर ही लूंगा। तुम्हें तुम्हारे प्रेम से जरूर मिला दूंगा। यह मेरे सच्चे प्रेम का वादा है। और सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता, उसकी हार में भी एक जीत छिपी होती है। विशाल ने ऊपर की बात लक्ष्मी से अपने मुंह से नहीं बोली। लक्ष्मी उसके मन में उठी आवाज को सुन नहीं सकती थी। उसे सुनने के लिए प्रेम की जरूरत होती है और लक्ष्मी को प्रेम विशाल तो नहीं है कि उसके मन की आवाज को वह समझ सके। विशाल के प्रेम ने मन ही मन जो वादा
किया था, क्या वह पूरा हो पाएगा? उसे लक्ष्मी के प्रेमी के बारे में भला कौन बता सकता है? एक सत्य यह भी है कि प्रेम एक बार मन में जो ठान ले उसे हर हाल में पूरा करता है। विशाल भी प्रेम में बलिदान करेगा, लक्ष्मी को उसके प्रेमी से मिला ही देगा। इस असंभव जैसी बात पर भी विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।